बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम हैं, आप हैं और हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन हर पल हर समय आपके साथ होता है, ताकि कृषि संबंधित कोई भी आपको दिक्कतें आए तो हम हर समय आपके साथ हो। किसान भाइयों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उस चींटी को देखकर सीखिए जो बार बार गिरता है और चढ़ता ही जाता है और एक दिन वो हासिल कर ही लेता है अपनी जीत। ठीक उसी तरह से हमें भी अपनी जीत हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं उद्यान विकास योजना से लाभ। सिंचाई के लिए बोरिंग, समरसेबल, पंप सेट और तालाब निर्माण की है योजना। खीरा की आगात खेती के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण अगेती। अब समाचार विस्तार से। उद्यान की खेती की तरक्की के लिए उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को अनुदान पर मिर्च, ओल, अदरक और पपीता की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, गृह वाटिका की स्थापना, मशरूम कीट वितरण, गुणवत्ता युक्त सब्जी, फल फूल की नर्सरी इकाई, खुले वातावरण में फूलों की खेती जैसे अव्यय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें पहली योजना में सरकार डीप बोरिंग करके समरसेबल पंप सेट उपलब्ध कराएगी। इसकी कुल योजना लागत 3.5 लाख रुपए है, जबकि दूसरी योजना में सरकार किसान के मध्यम या निचली जमीन में तालाब निर्माण कराएगी। इन दोनों योजनाओं में सरकार 90% अनुदान सरकार देगी। इसके लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जो किसान फल बाग लगाए हुए हैं, वो पौधे की नियमित सिंचाई करते रहें। इसके लिए टपक सिंचाई प्रणाली यानी ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मिट्टी में नमी बरकरार रखने के लिए मल्चिंग की व्यवस्था करें। किसान भाइयों, आप अपने बाग में जिस फलदार फसल के पौधे लगाए हैं, अभी उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। जड़ों के आसपास नमी बनाए रखें। टपक सिंचाई प्रणाली से सिंचाई करेंगे तो पौधे की जड़ों को निर्धारित अवधि तक बूंद बूंद पानी मिलता रहेगा। इससे पानी की बचत भी होगी और कम पानी में पौधों की अच्छी सिंचाई भी होगी। नमी लंबी अवधि तक बनी रहे, इसके लिए जड़ के आसपास के क्षेत्र की पुआल या प्लास्टिक से मल्चिंग करें। किसान भाइयों, जो भी आपने अपने बागों में नए पौधे लगाए हुए हैं, वो बहुत ही नाजुक अवस्था में होते हैं। इस समय ये समय जो उनके लिए होता है बहुत ही संवेदनशील होता है, तो उसमें आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। नियमित अंतराल पर उनकी सिंचाई करते रहें ताकि उनकी वृद्धि और विकास प्रभावित ना हो। अगर आप ड्रिप सिंचाई पद्धति से सिंचाई कर रहे हैं तो न सिर्फ हमारे पौधों का वृद्धि और विकास अच्छा होगा, बल्कि सिंचाई जल की भी आप बहुत ही अच्छी मात्रा में इसको बचाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो मृदा नमी है उसके संरक्षण के लिए आप मल्चिंग का प्रयोग करें। इसके लिए आप धान की पुआल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो बाज़ार में प्लास्टिक मल्चिंग उपलब्ध है, उसका भी थाले को ढक के इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लत्तेदार सब्जी फसल खीरा की आगात खेती के लिए जनवरी तक फसल लगाई जा सकती है। किसान भाई खीरा की आगात खेती से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद जापानी लॉन्ग ग्रीन, पुषा संयोग, बालम खीरा या स्वर्ण अगेती लगाएं। खीरा की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। थाला बनाकर बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। इसमें कतार के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें।
खीरा के उन्नत प्रभेद जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा और स्वर्ण अगेती की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की ज़रूरत होती है। आसानी और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र की मदद ले सकते हैं। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में फल छेदक और पत्र छेदक कीटों के रोकथाम कैसे करें। किसान भाई, आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो फल छेदक और पत्र छेदक कीटों के प्रति सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेत की मिट्टी में मिला दें। इससे टमाटर फसल में फल और पत्तियों के छेद करने वाले कीट नहीं लगेंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विराम के बाद आपके लिए जानकारियाँ हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि सरसों की खेती अपने खेतों में लगा चुके हैं। अब जब फसल लहलहाने लगती है तो उसमें कीट लगने की संभावना बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसे समय में हमारे किसानों को चाहिए कि कीट का प्रबंधन करें। अपने प्रदेश झारखंड में सरसों की बुआई पहले से ही की जा चुकी है। जैसे जैसे सरसों की फसलों की बढ़वार होगी, वैसे वैसे इनमें कीटों के प्रकोप की संभावना भी बढ़ेगी। इन कीटों के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन करना एक बेहतर उपाय है। समेकित कीट प्रबंधन वस्तुतः कीटों को नियंत्रित करने की विधि है, न कि उसे मारने की। समेकित कीट प्रबंधन की कई विधियां हैं, जैसे कल्चरल कंट्रोल, कर्षण क्रिया, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक कीटनाशी नियंत्रण आदि। इन विधियों से कीटों का नियंत्रण कर सरसों की अच्छी उपज ली जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात समेकित कीट प्रबंधन का मतलब यह है कि हमें पूरे कीटों को मारना नहीं है। कीट को मतलब जो हमारे आर्थिक हानि पहुंचा रहे हैं वहीं तक उसको नियंत्रित करके रखना है। और कीट नियंत्रण में है कि हम लोग कीट को मार देते हैं, यहाँ हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो समेकित कीट नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जो कीट नियंत्रण की जो विभिन्न विधियाँ हैं, जैसे कल्चरल कंट्रोल, कर्षण क्रिया है, आपका यांत्रिक नियंत्रण है, प्लस आपका भौतिक नियंत्रण है, उसके बाद आपका जैविक नियंत्रण है, फिर बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड होते हैं, जैविक कीटनाशक नियंत्रण है, और लास्ट में जा करके हमें जब कुछ नहीं होता है तो हमें जहरीली कीटनाशक का प्रयोग करना है। और ख़ास करके जो सरसों है, ये तिलहनी फसल है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। अगर जो किसान अपने बात की समिति की प्रबंधन किए, अगर बीज बोने से लेकर के और उसकी विभिन्न अवस्थाओं तक का हम लोग अध्ययन करें और किस समय क्या उपयुक्त पहल करना है उसको करें, और फसल की कटाई तक जो है ना उचित साधन का, उचित माध्यम का पर ध्यान दें और प्रयोग करें, तो हमें एक अच्छा उपज मिलेगा और हमारा जो पैदावार भी होगी वो कीटनाशक का उस पर असर नहीं रहेगा। जिन लोगों ने सरसों के बीज की बुआई 15 नवंबर तक कर ली है, उनकी फसलों में कीटनाशी के प्रयोग की आवश्यकता बहुत कम जाती है। वैसे किसान जिन्होंने 15 दिन पहले बुआई की है, उनकी फसलों में चितकबरा कीट तथा आरा मक्खी के प्रकोप की संभावना बहुत अधिक होती है। ये फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा सरसों की फसलों में सामान्यतः माहू तथा भुआ पिल्लू का प्रकोप भी देखा जाता है, जो फसलों में तेल की मात्रा घटा देते हैं। भाई हैं यहाँ पर सरसों लगा दिए होंगे बहुत सारे। जो किसान भाई, अगर हम ये कहते हैं कि आपने बीज की बुआई अगर वो नवंबर महीने में कर दिए होंगे, 15 नवंबर के पहले तक, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि उनको कीटनाशक दवा डालने की जरूरत ना पड़े। पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो किसान भाई अभी सरसों के बीज अगर 10 दिन 15 दिन पहले लगाए हैं, तो उनके खेतों में अभी एक समस्या आ सकती है। एक चितकबरा कीट होता है, उसका प्रकोप हो सकता है, और एक मस्टर्ड साफ फ्लाई, जिसको हम लोग आरा मक्खी भी कहते हैं, उसका प्रकोप होता है। ये जो बग हैं, चितकबरा बग जो होता है, ये शुरू की अवस्था में अगर ये हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। और आरा मक्खी जो है, आप चितकबरा बग को आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये काले रंग के बग होते हैं, उस पर पीले पीले रंग के धब्बे होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, और ये बहुत समूह में रहते हैं और मुलायम पत्तियों से रसे चूस करके काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं। दूसरा जो है आरा मक्खी है, इसे भी किसान भाई हमें बहुत आसानी से पहचान लेंगे। ये देखेंगे, इसका नाम ही आरा मक्खी है कि उसका ओबी पिक्चर जो है आरा टाइप का होता है। ये जो शुरू की अवस्था में पत्तियों को खाते हैं, और कभी कभी इतना खा जाते हैं कि पत्ते पौधे मर जाते हैं। और ये बिल्कुल भूरे काले रंग के इसकी सुंडी होती है, और किसान भाई अगर उसको आप छुएंगे, टच करेंगे, तो वो मरने जैसा हो जाएगा, अंग्रेजी का सी जैसा बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चिड़ियाँ जो है मरी हुई कीट को नहीं खाती हैं, तो उससे वो बचाव करते हैं। तो जो अभी लगा रहे हैं तो उसमें उसका प्रकोप होगा। और दूसरी बात है, किसान भाई जो फसल चुके लगा चुके हैं, तो सबसे जो नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा हमारे झारखंड में है, जिसको हम लोग माहू कीड़ा भी कहते हैं, चेपा भी कहते हैं, या अंग्रेजी में मस्टर्ड एफिड भी कहते हैं, उसका प्रकोप होता है। और ये कीट जो है जनवरी से लेकर के आपका मार्च तक सक्रिय रहता है। किसान भाइयों, हमारी फसलों में सिर्फ शत्रु कीटों का ही प्रकोप नहीं होता, बल्कि इनमें मित्र कीट भी लगते हैं। अतः दवा का छिड़काव इस तरह करना चाहिए जिससे शत्रु कीट का नियंत्रण तो हो जाए तथा मित्र कीट उससे प्रभावित न हो। इसके लिए दवाओं का छिड़काव दोपहर के बाद करना बेहतर होता है। खास करके सरसों के समय में जब भी हम लोग को एक रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करें, जैसे मैंने बताया, तो दोपहर के बाद करें, क्योंकि जो मधुमक्खी जो होती है
वो दोपहर के पहले आती है खेतों में और अपना परागण करती है, और परागण करने से काफ़ी उपज बढ़ता है। तो दोपहर के बाद करेंगे तो मधुमक्खी जो हमारे मित्र कीड़े हैं उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो है एक कॉक्सिनेला बेटिल आता है, और किसान भाई देखे होंगे कि वो जो बेटिल जो है कॉक्सिनेला वो माहू को खाता है। वो लाल लाल रंग का होगा, उसका पंख जो कड़ा होता है उस पर धब्बे बने रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये मित्र कीट है, अगर ये हमें खेत में दिख रहा है खास करके, और ये खास करके फरवरी में यहाँ झारखंड राज्य में काफ़ी दिखता है, थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाती है, तो ये स्वतः ही जो है माहू के कीड़े को खा करके नियंत्रण करता है। अगर वो कीट हमें दिख रहा है खेत में तो हमें रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ये प्राकृतिक रूप से ये कीट स्वतः ही माहू को नियंत्रण कर देगा, और अगर जरूरत पड़ी तो नीम से निर्मित दवा का या नीमगिरी का ही छिड़काव करें। मुख्य फसल सरसों के साथ यदि मक्के मटर की अंतर फसल ली जाए तो भी कीटों को भटकाया जा सकता है और मुख्य फसल को कीटों के प्रकोप से बचाया जा सकता है। अगर आप इंटर क्रॉप करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी फायदा होते हैं। बहुत सारे कीट, जैसे आपने मक्के लगा दिए, अगर विंटर का मक्का मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए मात्रा है कि अगर खेत के चारों तरफ आप मक्के लगा दीजिए, जहाँ पर सरसों लगा रहे हैं, हाँ चारों तरफ लगा दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये है माहू कीड़ा जो आता है ना, उसको वो बैरियर काम करता है रुकने का। और ऐसे भी हम लोग करते हैं कि अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो कम से कम 2 लाइन अगर सरसों लगाएं, 4 लाइन मटर लगा दीजिए, फिर 2 लाइन सरसों लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है कि मटर भी कीट से बच जाता है और हमारा सरसों भी कीड़े भी बचा जाता है। मसूर के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। इंटर क्रॉप करने से भी काफ़ी लाभ होता है और बहुत सारे कीट का जो है स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। इस तरह से सरसों की फसलों को समेकित कीट प्रबंधन के माध्यम से कीटों के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इससे फसलों को कम से कम नुकसान होगा और उनका उत्पादन बढ़ेगा। निश्चित तौर पर इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, प्याज की खेती, जी हाँ, प्याज की अगर बात कही जाए तो प्याज के बिना हर सब्जी अधूरा है। हमारे किसान भाई प्याज की खेती करने के लिए क्या करें, खेतों की तैयारियां कैसे करें, कौन से खाद अपनाएं और साथ ही पानी की कितनी मात्रा होनी चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी उन्हें होनी बहुत ज़रूरी है। तभी तो फसल आपकी अच्छी हो सकती है। किसान भाइयों, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रभेद हैं जिसका भी आपको चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि प्याज की खेती आप कैसे करें और कौन से प्रभेद का चुनाव करके खेती करें। अपने प्रदेश झारखंड में प्याज की खेती से जुड़े किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ प्याज की खेती बहुतायत में होती है, अतः प्याज की अच्छी फसल लेने के लिए यहाँ के किसानों को कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना चाहिए। इसके अलावा इसकी खेती के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होनी भी बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, अगर आप प्याज की खेती करना चाहते हैं या करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान देना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आप इसके लिए बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है। हालांकि इसमें थोड़ी भारी मिट्टी भी चल जाता है। प्याज को नमी की अधिक आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखें कि जहाँ सिंचाई का उचित साधन है वहाँ पे आप इसकी खेती करें, और जो प्लॉट आप तैयार करें छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें और बिल्कुल समतल रहे ताकि उसमें अच्छे से पानी सबको बराबर ढंग से पड़ सके, इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ पोषक तत्व की इसमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी है, उसके बावजूद भी इसमें आपको 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट खाद देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 100 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जब आप फर्टिलाइज़र देने की बात करेंगे तो एक चीज़ और ध्यान दें कि डीएपी और पोटास के रूप में अगर आप दे रहे हैं तो डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा जब मुख्य खेत की आप तैयारी कर रहे हों उसी समय आप छोटी छोटी क्यारी बनाने के बाद उन क्यारियों में पहले दे दें। फिर कतार बनाएं और 15 सेंटीमीटर की दूरी के कतारों पे आप प्याज को लगाएं और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कतार से कतार 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये छोटी छोटी क्यारी हो, यानी 1.5 मीटर की चौड़ाई का और 2 से 3 मीटर की लंबाई का, बहुत बड़ी क्यारी ना हो जहाँ इसमें अगर एक तरफ पानी कम लगेगा दूसरी तरफ ज़्यादा लगेगा तो जिधर ज़्यादा लगेगा उधर का भी ख़राब हो जाएगा, जिधर कम लगेगा उधर का भी प्याज का ग्रोथ सही नहीं होगा। तो छोटी छोटी क्यारी बनाएं और उसे समतल अच्छे से कर लें और जितना मैंने अनुशंसित बताया अगर उस मात्रा में आप कंपोस्ट और डीएपी और पोटास के रूप में म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में दे देते हैं जो लगाने से पहले, फिर 2 खुराक में
जो यूरिया के रूप में जो आप देंगे नाइट्रोजन की जो बाद की मात्रा, उसको आप 2 खुराक में देंगे। एक है कि रोपाई ट्रांसप्लांटिंग जिसे कहते हैं, रोपाई के 15 दिनों बाद, दूसरा 35 से 40 दिनों बाद। ये ध्यान रखें कि जो भी यूरिया का खुराक आप अपने खेतों में देंगे किसान भाई, 60 दिनों के अंदर ही दे देना है, 60 दिनों के बाद देने की आवश्यकता आपको नहीं है। किसी भी फसल की पैदावार यदि अच्छी लेनी है तो उस फसल के प्रभेद के चयन में सावधानी बरतने की जरूरत होती है। फसलों की पैदावार में उनके प्रभेद की अहम भूमिका होती है। अपने प्रदेश में प्याज की खेती के लिए नासिक रेड, गुरान, पूसा रत्नार, पूसा रेड, अर्का कल्याण तथा अर्का निकेतन, एग्री फाउंड डार्क आदि श्रेष्ठ प्रभेद माने जाते हैं। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं एक नासिक रेड करके या नासिक लाल करके प्रभेद है जो N53 के नाम से भी बाजार में उपलब्ध होता है। ये सबसे उपयुक्त है और हमारे पूरे झारखंड प्रदेश में बहुत अच्छा होता है। कहीं कहीं गोरान नाम का प्रभेद है जो हल्के लाल रंग का होता है, उसकी भी हमारे किसान भाई खेती करते हैं, खासकर पलामू गढ़वा उस रीजन में। लेकिन अगर ये रांची क्षेत्र की बात करें तो N53 N53 है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा पूसा रत्नार और पूसा रेड करके वेराइटी है, वो भी बहुत अच्छा है। फिर अर्का कल्याण और अर्का निकेतन जो IIHR बेंगलोर से निकली वैरायटी है, उसका भी आप बुआई कर सकते हैं। एक एग्री फाउंड डार्क रेड करके, एग्री फाउंड डार्क रेड, ये लाल रंग के है, थोड़े बड़े साइज के होते हैं, इसका भी अच्छी सफलतापूर्वक आप खेती कर सकते हैं। वैसे आमतौर बाजार में 2 ही प्रभेद उपलब्ध होते हैं दुकानों में, वो N53 या नासिक रेड है और दूसरा गोरान है। तो आप इन 2 में से किसी का चयन करके सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि बिचड़े ऊंचे बेड पर लगाए जाते हैं, परंतु प्याज की खेती में ऊंचे बेड पर बिचड़े लगाने से उसकी बढ़वार पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके लिए 1.5 से 2 इंच गहरा बेड बनाना बेहतर होता है। बिचड़े को छोटी छोटी क्यारियों में कतारों में लगाने से इनकी बढ़वार अच्छी होगी। जब आप इसका बिचड़ा लगाएंगे तो आमतौर पर हम लोग सलाह देते हैं कि ऊंचा बेड करके बिचड़ा लगाएं, लेकिन जब आप प्याज का बिचड़ा लगाएं तो कभी भी ऊंचा बेड करके ना लगाएं, इसमें बिचड़े की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। आप इसको 2 इंच 1.5 इंच गहरा बेड बनाएं, छोटी छोटी क्यारी बनाएं और कतारों में लगाएं। 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार बनाएं और 1 से 1.5 इंच गहराई किसी लकड़ी के माध्यम से आप उसको कर लें और उसमें पतले से गिराएं, बहुत घना बीज ना गिराएं। फिर कंपोस्ट से उसे अच्छे तरीके से ढक दें और शुरू में झरने से पानी दें। बहुत बार होता है आप अगर फ्लड पानी देंगे तो इसके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, तो एक साइड बह के चले जाने का डर रहता है। इसलिए आप इसको झरना से करें, जब अंकुरित हो जाए फिर आप इसको फ्लड पानी देते रहें और आम तौर पर 40 से 45 दिन बिचड़े को तैयार होने में लगते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा आगात बिचड़ा लगाना पड़ेगा। अभी जो बिचड़ा नहीं लगाए हैं उसके लिए तब बिचड़ा लगाने का समय नहीं रह गया है दिसंबर के महीने में, क्योंकि ये लगाने का टाइम है। मुख्य खेत में रोपाई का किसान भाइयों सबसे मुख्य समय होता है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का। हालांकि अगर आप लेट लगाते हैं तो 30 दिसंबर तक, कभी कभी 10 जनवरी तक भी आप इसकी रोपाई कर सकते हैं, लेकिन जो 15 दिसंबर से पहले रोपाई करेंगे वो समय पे निकलेगा और बहुत अच्छा फसल होगा। बिचड़े पर ही पूरी फसल की बढ़वार निर्भर करती है, अतः नर्सरी में इसकी अच्छे से सिंचाई कर ले। इसे नर्सरी से उखाड़ते वक्त इस बात पर विशेष ध्यान दें कि इनकी जड़ों पर मिट्टी लगी हो। इसके अलावा बिचड़े यदि 5 इंच तक लंबे हो गए हों तो उससे ऊपर से काट कर 2 इंच छोटा कर लें। देखिए किसान भाइयों, इसके बिचड़े काफ़ी हार्डी होते हैं। आप इसको सिंचाई कर लें, जो नर्सरी है उसके क्यारियों को, और इसको उखाड़ लें। ध्यान रहे कि उसके साथ मिट्टी लगा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात और बताएं, अगर बिचड़े की लंबाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर 5-6 इंच की हो चुकी है, तो आप 3 इंच 3.5 इंच की ऊंचाई तक के उसको ये काट सकते हैं और ऊपर के पोर्शन को काट के आप उसको लगा सकते हैं। अगर आपने कटिंग किया है तो एक चीज़ ध्यान दें कि बेबिस्टीन नाम की दवा बाजार में है, उसका 1 ग्राम घोल बना के इन बीज को उपचारित करके ही लगाएं, क्योंकि जब कट करते हैं हम लोग तो जख्मी होता है, इंजुरी होता है, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेज रहते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे अगर आप डायरेक्ट भी लगा देंगे तो कोई बहुत हानि ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उपचारित करके लगाना ज़्यादा उचित रहेगा और कतारों में लगाए, जैसा कि मैंने पहले बताया। किसान भाइयों, अपने प्रदेश के लिए सबसे बेहतर माने जाने वाले प्रभेद नासिक रेड हैं। ये बाजार में भी उपलब्ध रहते हैं, अतः इन्हें बाजार से खरीद कर भी आप खेतों में लगा सकते हैं। दूसरी तरफ बिचड़े को गीली मिट्टी में लगाना ज्यादा बेहतर होता है। प्याज की खेती में बिचड़े को शाम में लगाना अच्छा माना जाता है। देखिए किसान भाई, आमतौर पर बाजार में भी जो बिचड़े मिलते हैं वो नासिक रेड ही होते हैं, क्योंकि लोकल बाजार में और दूसरा प्रभेद मिलता नहीं है।
इसलिए आप बाज़ार से भी खरीद के लगा सकते हैं। फिर भी आप ये कंफर्म कर लें कि ये नासिक रेड ही है। दूसरी बात क्या है कि ज़्यादा लंबाई है, जड़ ज़्यादा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की लंबाई ज़्यादा है तो ऊपर से कट करके आप लगा सकते हैं, कतारों में लगाएंगे। शाम के समय लगाएं, ज़्यादा अच्छा है। खेत को गीला कर दे, मिट्टी पहले जैसे जैसे पटते जाए वैसे वैसे लाइन में कतारों में लगाते जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। सूखा में भी लगा के लोग तुरंत सिंचाई कर देते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन गीला में आप लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी खड़ा होगा और कभी आपका डैमेज नहीं होगा। इस तरह से यदि उचित प्रभेद का चुनाव कर वैज्ञानिक विधि से प्याज की खेती की जाए तो ये किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ा सकता है और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। आप ये हमारा कार्यक्रम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं, खेतों में काम करते वक्त भी। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना मोबाइल निकालना है। यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। सर्च करना है कृषि दर्शन रांची और हर दिन का एपिसोड, हर दिन की जानकारी आपके सामने होगा। अब हमें और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। नमस्कार।